ओके, सो अब हम CNS कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी विल डू फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट्स दो तरह के होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कि मतलब ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास दो हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में जाएगा और फिर कॉर्टेक्स में जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है थैलेमस में रिले करेगा पहले। ठीक है, सो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। दूसरा है हमारे पास डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो कि जाएगा जो कि यहाँ इसकी ये कहाँ पे डिकसेट होएगा, मीडियल लेमनिस्कस, मतलब बेसिकली मेडुला में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं दोबारा बताती हूँ। एक था हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड से जाके स्पाइनल कॉर्ड में दूसरी तरफ जा रहा था और क्रॉस कर रहा था, और मेडुला से सीधा जाके थैलेमस में सीधा जा रहा था। अब जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है वो मेडुला में क्रॉस करेगा और फिर जाएगा दूसरी तरफ। दोनों दूसरी तरफ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस करेगा, मेडुला में क्रॉस करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग हमारे पास दो होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बल्बर। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कॉर्टिको मतलब ये आ रहे हैं कॉर्टेक्स से। ठीक है, कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, तो कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बल्बर, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है। तो असेंडिंग ट्रैक्स में सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये क्या होता है, एंटीरोलेटरल सिस्टम होता है। एक इसका लेटरल साइड पे होता है, एक इंटीरियर साइड पे होता है। इट क्रॉसेज एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, आगे वाला देखो ये दो है ना, ये लेटरल कहाँ है स्पाइनल, सॉरी ये वाले हैं, ये लेटरल एंटीरोलेटरल, थोड़ा एंटीरोलेटरल साइड पे है। जो लेटरल वाला है वो ये है, जो एंटीरियर वाला है वो ये है। अब जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, क्रूड टच, प्रेशर और इच के लिए। ठीक है, और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो किसके लिए होगा, पेन और टेम्परेचर के लिए। ऐसा रखना है कि पेन और टेम्परेचर में बंदे को फीवर होता है, वो लेट जाता है, तो फिर वो किस में होगा, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। ठीक है, सो ये दो हो गए, एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब आगे डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम जो होता है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे। ठीक है, मीडियल लेमनिस्कस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डिक्सेशन हो रही है ऑफ मीडियल लेमनिस्कस इन दी मेडुला। इट क्रॉसेज एट द लेवल ऑफ मेडुला। इसमें फाइन टच, वाइब्रेशन, फाइन टच कंफ्यूज नहीं होना, फाइन टच डॉर्सल में है, क्रूड टच था स्पाइनोथैलेमिक में। ठीक है, तो फाइन टच, वाइब्रेशन, कॉन्शियस प्रोप्रिसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब डॉर्सल कॉलम करता है। अगर डॉर्सल कॉलम में डिफेक्ट होगा तो रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कि कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आएंगे, ये सब सोमैटोसेंसरी में जा रहे थे। ठीक है, ये मोटर है डिसेंडिंग वाला, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आएगा और एक सेंसेशन जाती है ब्रेन में और वॉलंटरी मूवमेंट ब्रेन से आती है। दिस इज़ वही बेसिक जो हम करते होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आके मेडुला में डिकसेट करने के बाद एंटीरियर हॉर्न सेल पे इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है वो अपर मोटर न्यूरॉन है, जो इसका लोअर मोटर ये नीचे वाला पार्ट जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। पिरामिडल ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बल्बर। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करते हैं, दोनों ही वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, पर कॉर्टिको स्पाइनल वॉलंटरी मोटर कंट्रोल करेंगे, लेकिन कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट वॉलंटरी मोटर कंट्रोल किसका करेंगे, सिर्फ फेस, हेड और नेक का। तो फेस, हेड और नेक का बल्बर कर रहे हैं, बाकी सब स्पाइनल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या है। पीछे ये पूरा डॉर्सल कॉलम होता है। ठीक है, साइडों में एंटीरियर लेटरल साइड पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, एंटीरियर और लेटरल। फिर इसके बिल्कुल ही साइड में क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, लेटरल, ये भी एक लेटरल है और एक है सॉरी एक एंटीरियर है, एक लेटरल है। तो ये हो गया। अब डॉर्सल कॉलम में हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास फेसिकुलस ग्रैसिलिस और एक होता है फेसिकुलस क्यूटेनियस। याद रखना, फेसिकुलस ग्रैसिलिस जो होता है मतलब कि जो बिल्कुल मीडियल साइड पे है, मीडियल ल पे जो मीडियल साइड पे है वो, मतलब मीडियल ल ऐसा कोई निमोनिक नहीं है, बस ऐसे लगते हैं ग्रैसिलिस लेग्स के लिए, ग्रेशियस लेग्स है बंदे की, तो ग्रैसिलिस लेग्स। तो बेसिकली जो मीडियल पार्ट है बीच वाला जो कि फेसिकुलस ग्रैसिलस है वो लोअर लिम्ब के लिए होता है, और जो लेटरल साइड में फेसिकुलस क्यूटेनियस है वो अपर बॉडी और अपर लिम्ब के लिए होता है। ठीक है, मीडियल नीचे, ये नीचे वाली बॉडी के लिए। अब ये टेबल करते हैं, ये सब जो मैंने किया ना, मीडियल नीचे, ये डॉर्सल कॉलम करे था।
बाकी दोनों कॉलम्स जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट हो गया, लेटरल कॉर्टिको बल्बर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया, जो सब है उनमें ऑपोजिट होता है। तो डोर्सल कॉलम में क्या होता है, जैसे कि पहले हमने सिर्फ डोर्सल कॉलम का रखना है, बाकी सबका हमने ऑपोजिट करना है। डोर्सल कॉलम में क्या होता है, जैसे हम बैठते हैं, मान लो हम बैठे हैं, ठीक है, हमारा जो सेक्रल एंड है वो हमारा मीडियल बीच में है, और हमने आर्म्स बाहर को निकाल ली, तो हमारी ये लेटरल साइड बाहर को है, ठीक है। तो डोर्सल कॉलम लाइक वी सिट, जिसमें सेक्रल या ग्रेशियस लेग्स जो नीचे वाला पार्ट है वो मीडियल पे आता है, और जो सर्वाइकल या क्यूटेनियस पार्ट है वो लेटरल साइड पे आता है। वहीं स्पाइनोथैलेमिक और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स में उल्टा होता है, जिसमें सर्वाइकल पार्ट मीडियल है और सेक्रल पार्ट लेटरल है, ठीक है। यही था आई थिंक इसमें। ये दोनों वॉलंटरी कंट्रोल के लिए होते हैं, इसमें ये सेक्रल और उसमें बता दिया मैंने कैसे करना है डिफरेंशिएट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी क्रॉस सेक्शन। अब मैंने डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में बताया था कि ये अपर मोटर न्यूरॉन होता है और एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो अब उसके हम डिफरेंस पढ़ेंगे, अपर मोटर वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन। पहले मैं ये वाला बताती हूँ, अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होती है, वीकनेस दोनों में होती है, अपर मोटर लोअर मोटर में दोनों में वीकनेस होती है। अपर मोटर न्यूरॉन्स में रिफ्लेक्सेस बड़े होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। अपर मोटर टोन में टोन स्पास्टिक होती है और बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, टोन जो है वो फ्लैसिड होएगी, बेबिंस्की नेगेटिव होएगा, एट्रोफी और फैसिकुलेशंस प्रेजेंट होंगी। तो अपर में क्या है, वीकनेस, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा, टोन स्पास्टिक, बेबिंस्की पॉजिटिव। लोअर में है वीकनेस, रिफ्लेक्सेस कम, टोन फ्लैसिड, बेबिंस्की नेगेटिव, एट्रोफी और फैसिकुलेशंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही हम करते हैं सूडो बल्बर वर्सेस बल्बर। सूडो बल्बर क्या होता है, सुप्रा न्यूक्लियर। इसमें क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं 5, 7, 10, 11, 12 के। बल्बर में लोअर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, इसमें 9, 10, 11, 12 के। तो 10, 11, 12 दोनों में है, इसमें 5 और 7 है और इसमें 9 है। तो सूडो बल्बर सुप्रा न्यूक्लियर है, ऊपर वाला पार्ट सूडो है, ठीक है। तो फिर इसमें गैग रिफ्लेक्स एग्जैजुरेटेड होगा, जॉ रिफ्लेक्स भी एग्जैजुरेटेड होएगा, टंग स्पास्टिक होएगी क्योंकि अपर मोटर में देखो स्पास्टिक थी, स्पीच लेबर्ड होएगी या स्पास्टिक होएगी, स्पीच कॉर्टिको बल्बर पे डिपेंड करती है ना। तो वैसे ही बल्बर में क्या हो रहा है, गैग रिफ्लेक्स और जॉ जर्क एब्सेंट है, टंग में फैसिकुलेशंस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे देखो फैसिकुलेशंस प्रेजेंट थी लोअर मोटर में। एंड स्पीच कैसी है, नेजल ट्रायंग या नेजल रिगर्जिटेशन, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है कि कॉर्टेक्स से पहले क्रेनियल नर्व्स, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, ठीक है। सूडो बल्बर होता है कॉर्टेक्स से क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व से नहीं, देखो सारा सूडो बल्बर क्या है, कॉर्टेक्स से क्रेनियल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले सुपरा न्यूक्लियर है सूडो बल्बर, क्रेनियल न्यूक्लियस से क्रेनियल नर्व है बल्बर, ठीक है। कॉर्टेक्स से क्रेनियल न्यूक्लियस से क्रेनियल नर्व, 5, 7, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। अब फीचर्स ऑफ अपर मोटर कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स में क्या होता है, बल्बर मतलब फेस इन्वॉल्व हो गया, तो उनके ट्रैक्ट्स के क्या फीचर होंगे, अगर उसमें हम कह दें कि भी लीजन हो गई है, डिसआर्थरिया हो जाएगा, फेस है तो डिस्फेजिया हो जाएगा, डिस्फोनिया हो जाएगा, सब कुछ फेस वाला होएगा। डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया, ब्रिस्क जॉ जर्क हो जाएगा, स्पास्टिक टंग हो जाएगी और इमोशनल लायबिलिटी, ठीक है, सूडो बल्बर इफेक्ट। ये देखो बेबिंस्की साइन आ गया, वो एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की। अगर हम इसको वो करें अपना हैमर से लेटरल साइड पे, जहाँ पे स्मॉल फिंगर होती है ना, उस वाली साइड पे अगर हम इसे वो करें, स्ट्रोक करें, तो फैनिंग पॉजिटिव होती है, तो इसमें फैनिंग हो जाती है। फैनिंग होने का मतलब है बेबिंस्की साइन पॉजिटिव है। इसमें वेरिएशंस होती हैं, वेरिएंट्स ऑफ द प्लांटर रिफ्लेक्स यूज टू एलिसिट बेबिंस्की रिस्पॉन्स। अगर तो हम उसको स्ट्रोक करेंगे मीडियल टीबिया पे, तो फिर उसे हम बोलेंगे ओपनहाइमर टेस्ट। अगर हम उसे स्ट्रोक करेंगे लेटरल मेल्योलस पे, तो हम उसे बोलेंगे चैडॉक टेस्ट। और अगर हम स्क्वीज़ करेंगे काफ मसल को, तो उसे हम बोलेंगे गॉर्डन साइन। तो स्क्वीज़ करेंगे, वो बंदा बोलेगा ओ गॉड, तो वो कौन सा साइन हो गया, गॉर्डन्स टेस्ट, ठीक है। सो ओपनहाइमर टेस्ट में क्या कर रहे हैं, फर्मली स्ट्रोक डाउन दी मीडियल टीबिया, टीबिया ओपन रहती है ना, तो वो। चैडॉक साइन में क्या हो रहा है कि हम उसको लेटरल मेल्योलस पे कर रहे हैं, और गॉर्डन साइन में क्या हो रहा है, काफ मसल्स को स्क्वीज कर रहे हैं।
अब इसमें मैंने लिखा हुआ है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स जो है उसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया और क्लोनस होता है। क्यों हाइपर रिफ्लेक्सिया क्लोनस क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ द डिसेंडिंग इनहिबिटरी इनपुट ऑन द स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क्स लीडिंग टू ओवर एक्टिव स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस एंड रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि अपर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, क्लोनस होता है। पर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऊपर से ट्रैक्ट्स आ रहे थे वो ट्रैक्ट्स कुछ इनहिबिटरी भी होते हैं, ठीक है, वो इनहिबिशन तो कर ही नहीं रहे, तो इसलिए जब इनहिबिशन ही नहीं हो रही तो वो रिफ्लेक्स जो है वो हाइपर एग्जैजरेटेड फॉर्म में हमें मिलते हैं। सो हाइपर रिफ्लेक्सिया क्लोनस होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स आ गई। स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स में है कि सबसे पहले अगर ये जो पीछे होती हैं 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, आगे होती है एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अगर तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इन्फाक्ट होता है जो आगे वाला सब कुछ चला जाता है, सिर्फ डॉर्सल कॉलम बच जाता है, डॉर्सल कॉलम स्पेयर्ड हो जाता है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्फाक्ट में क्या होता है? प्रिजर्व डॉर्सल कॉलम, मतलब जो डॉर्सल कॉलम वाली चीज़ें थी फाइन टच प्रोप्रोसेप्शन वाली वो रह जाएगी, बाकी सब चल जाएगी। वॉलंटरी कंट्रोल बंदेगा, इसके नीचे सब चला जाएगा, तो सारा कुछ चल गया। इट इज़ सीन इन पोस्ट अयोटिक प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर अयोटा के साथ छेड़छाड़ करोगे जैसे कि ई बार, इसमें एक हमें क्वेश्चन आया हुआ है जीटी में भी और वैसे भी ये कराया हुआ है, इसे याद रखना है। आर्टरी ऑफ एडम की विक्स, एक आर्टरी ऑफ एडम की विक्स होती है जिसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद है टेप्स डॉर्सैलिस। टेप्स डॉर्सैलिस में उल्टा हो जाएगा इसका कि सिर्फ डॉर्सल कॉलम चला गया, बाकी सब बच गया, तो बोथ डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका फीचर है लैंसिएटिंग पेन, क्योंकि पेन कौन कर रहा था? लेटा हुआ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, तो पेन तो होएगी, तो इसका फीचर है लैंसिएटिंग पेन। इसमें क्योंकि हमने कहा था कि डॉर्सल कॉलम के डिफेक्ट होने पे रोम्बक साइन दिखेगा, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव रोम्बक साइन। इसमें एक और चीज़ क्या याद रखनी है, इसमें ARP होता है, दैट इज़ आर्गेल रॉबर्टसन प्यूपिल एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट। इसका कॉज क्या है? टर्शरी सिफिलिस। टर्शरी सिफिलिस में ARP होता है, तो हमने थोड़ा पढ़ा था टेप्स डॉर्सैलिस में ऑफ्था में, तो ये याद रखनी है बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया सिरिंगोमेलिया। सिरिंगोमेलिया में हमें पता है कि जो सेंट्रल कैनाल होता है ना वो डायलेट हो जाता है, और सेंट्रल कैनाल की डायलेटेशन हो जाएगी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैसे? अब इसमें क्या है कि नो फीलिंग्स, सो हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट बर्न्स, क्योंकि बंदे के पास फीलिंग नहीं बतेगी तो हिस्ट्री ऑफ बर्न्स होएगा। फीलिंग क्यों नहीं हुई अब? क्योंकि इसकी केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब कि पहले शोल्डर और आर्म अफेक्ट होंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका लॉजिक है जो हमने पढ़ा है। केप लाइक क्यों होगा? क्योंकि ये पहले यहाँ पे जो मीडियल वाले ट्रैक्ट्स थे, जैसे कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वगैरह यहाँ पे थे ना, तो ये अफेक्ट होंगे पहले। और मैंने बताया था कि उनमें मीडियल होता है नीचे वाला, इसमें मीडियल क्या होता है? ऊपर वाला। तो इसमें पहले लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के ऊपर वाले पार्ट अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। देन डॉर्सल कॉलम स्पेयर्ड हो जाएंगे हमेशा ही, और इसकी एसोसिएशन हमें याद रखनी है सिरिंगोमिलिया की क्यारी 1 मालफॉर्मेशन। ठीक है, क्यारी 1 मालफॉर्मेशन। देन SACD सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। ये SACD में याद रखने की अपर मोटर लोअर मोटर दोनों रीजन्स होती हैं। सो इसमें बायोलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस प्लस डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, दोनों साइड में कॉर्टिकोस्पाइनल और डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अपर मोटर इसकी वजह से होते हैं, है ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की वजह से, और इसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हो रही हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? SACD को हम हमेशा B12 डेफिशिएंसी पढ़ते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इलियल क्योंकि B12 जो है वो इलियम से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो इलियल डायसेक्शन या रिसेक्शन से भी ये हो जाएगा। N2O एक्सपोजर अगर ओल्ड होती है तो भी ये SACD हो सकता है। HIV माइलोपैथी या कॉपर डेफिशिएंसी में भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आ गया पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि देखो आगे के एंटीरियर हॉर्न सेल डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पर वो एसिमेट्रिक है, इधर ज़्यादा उधर कम हो रहा है, तो एसिमेट्रिक एंटीरियर हॉर्न सेल डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस। इट इज़ अ फीचर, इसके फीचर क्या हैं? पता है पोलियो के केसेस में कम्युनिटी मेडिसिन में क्या पढ़ते हैं कि डायरिया होता है, केसेस को जाके ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें वायरल प्रोड्रोम होता है जैसे कि डायरिया, और इसमें क्या होता है धीरे धीरे बायोलेटरल फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसको इससे लॉजिक समझने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हें पहले ही याद है कि इसमें बंदे को बायोलेटरल फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन। देन नेक्स्ट आ गया स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब SMA इसको याद रखना है कि ये पोलियो के जैसा, पर इसमें क्या हो गया, ये एसिमेट्रिक था, इसमें सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होगी, तब इसका नाम SA स्पाइनल। इसमें सिमेट्रिक एंटीरियर हॉर्न सेल लॉस हो जाता है। इसे और क्या बोलते हैं? वर्डनिंग हॉफमैन डिजीज़।
SMA को वर्निंग हॉफमैन डिजीज़। फ्लॉपी बेबी हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये प्योर लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है। इसका कॉज क्या है? SMN जीन डिफेक्ट, ठीक है, SMN जीन डिफेक्ट है इसका कॉज। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या आ रहा है? नुसिनर्सन, ठीक है, ओसैम्नोजीन, रिस्डिप्लैम। अब ये थोड़े अजीब से नाम है, पर इसमें ओसैम्नोजीन आया पे अपने जीटी में, ठीक है जी। ये जीन रिप्लेसमेंट किसके नाम में जीन है? तो जीन रिप्लेसमेंट के लिए नुसिनर्सन, ओसैम्नोजीन, रिस्डिप्लैम। इसे कहीं रिवाइज करो बस, इसे और कोई तरीका नहीं है, इसे रिवाइज ही करना पड़ेगा। और ALS में क्या है? इसमें इसको बोलते हैं लो गेरिग्स डिजीज़। इसमें अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सेम चीज़ जो SACD में थी, अपर मोटर लोअर मोटर दोनों, अपर मोटर लोअर मोटर दोनों। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें अपर और लोअर मोटर दोनों है, हमारे पास 2 DDs होंगे, एक SACD और एक ALS, ठीक है। इसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं है, बॉवल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कॉग्निटिव डिक्लाइन इसमें कुछ नहीं है। बंदे का ब्रेन परफेक्ट है, क्योंकि इसमें डॉर्सल कॉलम नहीं इन्वॉल्व हुआ, कुछ नहीं इन्वॉल्व हुआ, बंदे के में कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं है। इसकी पैथोलॉजी क्या है? इसमें हमें बुनीना बॉडीज़ दिखती हैं और TDP43 इंक्लूजन्स दिखती हैं, ठीक है। TDP43 इंक्लूजन ALS और पिक्स दोनों में होती हैं, बुनीना बॉडीज़ और TDP43 इंक्लूजन्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बिलुजोल और एडारावोन, बिलुजोल और एडारावोन, सोडियम फिनाइल ब्यूटायरेट और टॉफेरसन, ठीक है। या इसको रिवाइज करना, बिलुजोल, ठीक है, याद रखना। बिल्लू है एक बंदा, उसे ALS हुआ था। बिलुजोल, एडारावोन, चलो। बिलोरजोन ग्लूटामेट कम करता है, एडारावोन फ्री रेडिकल कम करता है। अब नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट, ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम क्या होता है? कॉन्ट्रालेटरल। इसमें क्या हो जाता है कि सब कुछ इप्सीलेटरल होएगा, सिर्फ पेन टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल होएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रालेटरल है, बस ऐसे याद रखना है। से स्पाइनोथैलेमिक कॉन्ट्रालेटरल, बाकी सब इप्सीलेटरल। इसमें कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्रालेटरली। इप्सीलेटरल ट्रैक्ट जो है वो इप्सीलेटरल कौन सा होता है? जो कि बिलो लीजन अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, एट द लेवल ऑफ रीजन लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एंड लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। तो ये हाफ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हेमी सेक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब दोबारा से मैं एक बार समरी बता रही हूँ। इसमें हेमी सेक्शन इन्वॉल्व हुआ, जहाँ पे लीजन है वहाँ एक तो सारी सेंसेशन चली जाएंगी, उस साइड की इप्सीलेटरल, और वहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होंगे उस जगह पे। उस जगह के नीचे सारा अपर मोटर जाएगा, और कॉन्ट्रालेटरल पेन टेम्परेचर स्पाइनोथैलेमिक जाएगा, ठीक है। एट द लेवल ऑफ लीजन लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन लोअर मोटर, उसके नीचे अपर मोटर, और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे क्या होएगा? स्पाइनोथैलेमिक जाएगा। ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम, VIP BCD फॉर सेंसेशन, क्या है इसका मतलब? चलो छोड़ो, इससे जो भी है मेरे को ऐसे याद हो गया, मतलब हमें ऐसे याद करना है इसको। नेक्स्ट है फ्राइड्रिच अटैक्सिया। फ्राइड्रिच अटैक्सिया में GAA रिपीट एक्सपेंशन होती है, ठीक है। GAA रिपीट एक्सपेंशन ऑन क्रोमोसोम 9, autosomal recessive, spinocerebellar tracts involved. It can mimic vitamin E deficiency. स्पाइनोसेरिबेलर, सेरिबेलम बोला है, ठीक है, याद रखो। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें क्या बनाया हुआ है? लॉस ऑफ न्यूरोपैथी, लॉस ऑफ प्रोप्रिसेक्स, पता नहीं क्या। इसमें डायग्राम में देखो क्या क्या हो रहा है? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़ मेलाइटस और काइफोस्कोलियोसिस। बंदा टेढ़ा हो गया, काइफोस्कोलियोसिस, HOCM हो रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है, फ्रेडरिच अटैक्सिया, GAA, क्रोमोसोम 9, ऑटोसोमल रिसेसिव, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व, कैन मिमिक विटामिन E डेफिशिएंसी। इसमें क्या इसमें बोला? लेडी गागा फेल एट 9 ईयर्स, और फिर उसका रिसेशन हुआ, मतलब कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, ऑफ HR, डेड ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है।
तो लेडी गागा 9 ईयर पे फेल हुई, मतलब क्रोमोसोम 9, ठीक है, रिसेशन हुई उसकी, ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर वो शी डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, इसमें हार्ट फेलियर होता है। नेक्स्ट इज मायस्थीनिया ग्रेविस। ये देखो डायग्राम में एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये मोटर एंड प्लेट है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आएगा, इस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। अगर तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर गया तो वो मायस्थीनिया ग्रेविस होता है। और अगर ये ऊपर नर्व से में जो कैल्शियम जा रही है तभी ये सब कुछ हो रहा है, अगर वो कैल्शियम ही नहीं जा रही तो उसे लैम्बर्ट ईटन मायस्थीनिया सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है वो ऑटोइम्यून है, इसमें खुद की एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देती हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को। इसका वीकनेस पैटर्न क्या होता है, इसमें टोसिस होगा, डिप्लोपिया होगा, इट स्टार्ट्स विद आईलिड्स, वर्स इन द इवनिंग एंड इम्प्रूव्स विद रेस्ट। अमिताभ बच्चन वाला केस ही है ना, याद रखना है कि वर्स इन द इवनिंग, वो सुबह जितने मर्जी काम करा लो उससे अमिताभ बच्चन शाम को बाहर नहीं आएगा। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसरी ऑटोनॉमिक डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, बॉवल, ब्लैडर या प्यूपल। डीप टेंडन रिफ्लेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेंसरी ऑटोनॉमिक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बॉवल, ब्लैडर, प्यूपल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लाइट रिफ्लेक्स भी नॉर्मल होता है, डीटीआर भी नॉर्मल होता है इसमें। बेड साइड फ्लू है, आइस पैक टेस्ट करके देखेंगे कि अगर आइस पैक टेस्ट से इंप्रूवमेंट होगी तो मतलब मायस्थीनिया ग्रेविस के मतलब फ्लू मिल जाता है हमें। ये दो तरह का होता है, ऑक्यूलर और जनरलाइज। इसमें इम्यूनोलॉजी दो एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, एक तो एंटीकोलिनेस्टरेज रिसेप्टर एंड कोलिनेस्टरेज नहीं बोलना, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है मोस्ट कॉमन। इफ नेगेटिव तो एंटी मस्क एंटीबॉडी होती है जो कि 40% सीरो नेगेटिव केसेस ऑफ जनरलाइज मायस्थीनिया ग्रेविस होती है। चलो छोड़ो जो भी है, दो एंटीबॉडी कर ली, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी मस्क एंटीबॉडी। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि क्योंकि एसिटाइलकोलिन को हमने बढ़ाना है तो हमें एसिटाइलकोलिन एस्टर को इनिबिट करना पड़ेगा, तो हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनिबिटर देते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को बढ़ाता है साइनैप्स पे और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, वो दैट इज़ पायरिडोस्टिकमिन, ठीक है। तो पायरिडोस्टिकमिन देंगे हम। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हम IVIG और प्लाज्माफेरेसिस करेंगे। न्यू ड्रग जो है वो क्या है इसका, रोज़ैनोलिक्सिज़ुमैब दैट इज़ FC कंपोनेंट को कम करेगा IG के, रोज़ैनो, ठीक है। रोज़ाना देंगे हम इसे मायस्थीनिया ग्रेविस में। तो अमिताभ बच्चन रोज़ाना एक दवाई लेता है ये वाली। ड्रग्स टू अवॉइड, बीटा ब्लॉकर नहीं देने, CCB नहीं देना, फ्लोरोक्विनोलोन नहीं देना, बीटा लैक्टम नहीं देना, माइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देना, ये सब कुछ नहीं देना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसके, क्रिटिकल इलनेस, मायोपैथी या न्यूरोपैथी, प्रॉक्सिमल जिसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस और एक्सोनल डीजनरेशन होती है। सो क्रिटिकल इलनेस मायोपैथी इसका DD है। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि अगर हम बार बार वो देते हैं ना स्टिमुलस, तो उसका नर्व स्टिमुलेशन में डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्स वो फटीग होता रहता है, तभी वो वर्स हो रहा है ना, इवनिंग में फटीग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। अब मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन मायस्थीनिया सिंड्रोम में फ़र्क क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में फ़र्क है सबसे पहले तो, ठीक है। मायस्थीनिया ग्रेविस में ये पोस्ट साइनैप्टिक है, ठीक है, याद रखना है। मायस्थीनिया ग्रेविस इज नॉट प्री साइनैप्टिक, इट्स पोस्ट साइनैप्टिक। मायस्थीनिया ग्रेविस इज पोस्ट साइनैप्टिक, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, इसमें एंटीकोलिनेस्टरेज रिसेप्टर और एंटी मस्क्रेनिक एंटीबॉडीज़ हैं, मस्क जो भी है ये। इसमें अगर हम रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन करेंगे तो डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होगा, और इसमें एसोसिएशन क्या होती है, थाइमोमा दैट इज़ थाइमस। क्लिनिकल क्लू इसका क्या रहता है, वीकनेस हो जाती है, वर्सन इन द इवनिंग विद यूज़, ठीक है, वर्सन हो जाती है वीकनेस। अब लैम्बर्ट ईटन में क्या है, मायस्थीनिया सिंड्रोम में ये प्री साइनैप्टिक है लेकिन ये कैल्शियम चैनल पे एक्ट कर रही है, इट एक्ट्स ऑन इसमें एंटीबॉडीज़ भी यही होती हैं, एंटी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें अगर रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन करेंगे इसका इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि कैल्शियम पे एक्ट कर जाए ना तो थोड़ा बेटर हो जाएगा रिस्पॉन्स। इसकी की एसोसिएशन है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये हमने लंग कार्सिनोमा के टेबल में भी किया था, ठीक है। स्मॉल सेल में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, उसमें SIADH वगैरह और ये भी था साथ में, ठीक है। क्लिनिकल क्यू इसमें क्या है, वीकनेस इंप्रूव्स विद यूज़, ये वर्सन हो रही है, ये इंप्रूव हो रही है, तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया इसका। अब अगर क्राइसिस हो जाए सिम्टम्स की और हमें ये जानना है कि क्या वो मायस्थीनिया की वजह से है, कोलिनर्जिक की वजह से है। कोलिनर्जिक मतलब अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ गया ना बाय पायरिडोस्टिकमिन दे के, तो क्या उसकी वजह से है। तो अब हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय यूजिंग शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज दैट इज़ एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम देते हैं और हम देखते हैं क्या वो वर्सन कर रहा है तो फिर वो कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से है, अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो वो मायस्थीनिया क्राइसिस की वजह से है। एड्रोफोनियम देने के टेस्ट को हम बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। चलो
अब आ गए हम एफेजियाज पे। एफेजिया में क्या होता है, स्पीच और लैंग्वेज इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट हेमिस्फीयर दैट इज यूजुअली द लेफ्ट। ठीक है, जो भी बंदे का डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है वो उसी से ऑब्वियसली कंट्रोल होगी स्पीच। हमारे पास 3 एरियाज होते हैं, ब्रोकाज, वर्निकेज और आर्क्यूएट फेसिकुलस। आर्क्यूएट फेसिकुलस इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, मतलब कंडक्शन बैंड होता है ब्रोकाज और वर्निकेज के बीच में। अब जो ब्रोकाज एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया 44, वर्निकेज होता है एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 22, 44 22। ब्रोकाज में 44 है, ये इन फेरोफ्रंटल गायरस में होता है और ये इसमें इसको सप्लाई करती है सुपीरियर ब्रांच ऑफ एमसीए, दोनों का एमसीए कर रही है इसकी सुपीरियर ब्रांच। वर्निकेज में क्या होता है, ब्रॉडमैन एरिया 22, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होगा और इन्फीरियर ब्रांच ऑफ एमसीए। तो कैसा रखना है, ब्रोकाज में 44 है, फर्स्ट से 44, तो इसमें इन्फीरोफ्रंटल गायरस होगा। वर्निकेज में 22 है ट से, तो इसमें सुपीरो टेम्पोरल गायरस होगा। अब इनकी वेसल का क्रॉस निमोनिक है, अगर ये इन्फीरो फ्रंटल गायरस था तो इसमें सुपीरियर ब्रांच होगी ऑफ एमसीए, टेम्पोरल नहीं सॉरी, और इसमें क्योंकि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है तो इन्फीरियर ब्रांच होगी ऑफ एमसीए। ठीक है, सो ब्रोकाज फर्स्ट से 44, फर्स्ट से इन्फीरो फ्रंटल गायरस और इसमें फर्स्ट से फ्लुएंसी ही जाती है बंदे की। वर्निकेज ट से 22, ट से 2 सुपीरियर टेम्पोरल गायरस और इसमें क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, बंदे को समझ नहीं आता, और बीच में आर्क्यूएट फेसिकुलस हो गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रोकाज स्पीच में क्या होती है कि ब्रोकाज स्पीच में ब्रोकन स्पीच होती है, मतलब उसे बोलना है आई वांट एन एप्पल, तो फिर वो आई पे अड़ जाएगी, फ्लुएंसी नहीं है, वो एकदम से बोल नहीं सकती क्या उसे सोचना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वर्निकेज में आई वांट एन एप्पल को वो कुछ और ही बना के बोल रहा है, समझ नहीं आएगी, वो नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच है उसकी। ठीक है, वो बोल नहीं पा रही, ब से बोल ही नहीं पा रही, वो ये बोल तो पा रहा है पर क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, मार्बल या टेन हम पता नहीं क्या बोल रही है। अब क्या कहते हैं, अगर तो हम इसी बोलेंगे, बोल सकती है कि भाई आई वॉन्ट एन एप्पल, ठीक है, पर अगर मैं इसको बोलूँगी रिपीट कर मेरी बात कि आई वॉन्ट एन एप्पल, तो इसे समझ नहीं आएगा, ये रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि इसे कंडक्शन एफेजिया है। वो आर्क्यूएट फेसिकुलस जो बीच का बैंड आर्क्यूएट कंडक्शन बैंड था, अगर वो इन्वॉल्व होता है तो ये सिर्फ रिपीट नहीं कर सकती। अब बेसिकली इसमें कंसेप्ट क्या समझना है, रिपीट इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी जाएगा, कंडक्ट तो हो नहीं रहा, तो रिपीट इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। रिपीट करने के लिए क्या होता है, पहले हमें बात को समझना पड़ता है, फिर उसे बोलना पड़ता है, फिर रिपीट करता है ना बंदा। तो रिपीट अगर ये ख़राब है तब भी रिपीट नहीं कर सकते, ये ख़राब है तब भी रिपीट नहीं कर सकते, और ये ख़राब है तब भी रिपीट नहीं कर सकते। इसमें बस साथ में ब्रोकन स्पीच है, इसमें नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच है, इसमें साथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब याद रखना, डैमेज टू एनी ऑफ द थ्रीज, ब्रोका, वर्निकेज या आर्क्यूएट, रेपिटेशन इज इम्पेयर्ड। इफ रेपिटेशन इज प्रिजर्व तो ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया होता है। ठीक है, अगर रेपिटेशन प्रिजर्व होगी तो वो कौन सा होता है, एफेजिया अलग से, ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया। रेपिटेशन इंटैक्ट में ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया में भी 2 तरह की, अगर तो फ्लुएंसी नहीं है तो ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी। फ्लुएंसी नहीं है, बोल नहीं सकती तो मोटर, समझ नहीं सकती तो सेंसरी। ठीक है, रेपिटेशन इंटैक्ट में भी आगे 2 टाइप्स होंगे। अब आगे ब्रॉडमैन एरियाज। ठीक है, ब्रॉडमैन एरियाज क्या होते हैं, बीच में जो हमारे पास पैरासेंट्रल जो भी होता है, पैरासेंट्रल गायरस जो भी इसे बोलते हैं, इसके आगे वाला एक पार्ट होता है मोटर, पीछे वाला पार्ट होता है सेंसरी। आगे क्या होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स 4, पीछे वाला पार्ट होता है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी 312। ठीक है, 4 और 312, इसको हम 1 2 3 क्यों नहीं बोलते, 312 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर वो है कि ये 312 जैसे जैसे हम 3 से 2 में जाते हैं तो इसमें मूवमेंट्स फाइनर होती जाती हैं। 312 में होता है मेन रिसीविंग एरिया, जैसे कि पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच के लिए। फिर उसके बाद अगर हमें टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्सचर परसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करना है तो 1 आ गया। फिर 2 में क्या करते हैं कि इंटीग्रेट साइज, शेप एंड प्रोप्रोसेप्शन, कि हाथ लगा के हमें शेप का पता लगे। ठीक है, वो 2 हो गया। तो सारी मूवमेंट धीरे धीरे और फाइन होती जा रही हैं, इसीलिए एक हम इसको 312 में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब पीछे है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स 17। ठीक है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सीइंग पीपल एट 17, तो विजुअल कॉर्टेक्स हो गया 17। फिर उसके बाद आ गया, हमें पता है कि 17 के बाद 18 19 इसके होते हैं, तो वो एग्जैक्ट विजुअल कॉर्टेक्स को ये कराते नहीं है, मतलब विजन, पर वो उसको एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, सो विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स है एक, दैट इज
18, 19 और साथ में 39। तो विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स इज 18, 19 और 39, 39, 19, 18 जो भी है। इसमें क्या होता है कि ये अगर इसके डोमिनेंट हेमिस्फीयर में इसकी लीजन हो जाए तो क्या होता है, जर्स्टमैन सिंड्रोम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा सा नया याद करने वाला है, जर्स्टमैन सिंड्रोम। इसका क्लासिकल ट्रायड होता है, इसमें एग्राफिया, एकैल्कुले, फिंगर एग्नोजिया और राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन हो जाती है बंदे को। जर्स्टमैन सिंड्रोम विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में एग्राफिया, एकैल्कुले, फिंगर एग्नोजिया, राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन। चलो अब जैसे विजुअल प्राइमरी कॉर्टेक्स था वैसे ही एक प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, दैट इज़ 41, 42। इसको हेल्स गायरस बोलते हैं। इसमें क्या हमने निमोनिक किया था कि भाई हम वी हर्ड ऑफ अ रेस्टोरेंट एट 41, 42 एंड वी वेंट टू टेस्ट इट एट 43। तो ये जो सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स होता है वो 43 होता है टेस्ट के लिए। अब जो अभी हमने दो करे हैं, वर्निकेस 22 और ब्रोकास 44, 45। बेसिकली 44, 45 दोनों होता है, हमने सिर्फ 44 किया था फॉर द निमोनिक। ठीक है, इन दोनों को जो बीच में कनेक्ट करता है वो आर्क्यूएट फैसिकुलस होता है। आगे हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैं जो कि 9, 10, 11, 12 जजमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो। अब हमने एक इंपॉर्टेंट जो आगे याद करना है वो है 8, दैट इज़ फ्रंटल आई फील्ड 8। वॉलंटरी कॉन्जुगेट गेज के लिए होता है, सकेड के लिए। जैसे कि हम ENT में पढ़ते थे कि भाई पेशेंट का हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो उसकी आइज़, अगर हमने पेशेंट का फेस दूसरी तरफ कर दिया और उसने देखना उसी तरफ है तो उसकी आइज़ उसी तरफ को सकेड करती है ना, उसी तरफ को देखती है। तो ये वो सकेड है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, 8। इसको कैसे याद रखना है, इसको 8 को हमने एक स्पेक्टिकल की तरह चश्मा बना दिया आई फील्ड के लिए 8। अगर तो फ्रंटल आई फील्ड की लीजन है तो आई डेविएट्स टूवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन। ठीक है, अगर लीजन है उसमें फ्रंटल आई फील्ड में तो टूवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन। अगर है PPRF की लीजन तो आई डेविएट्स अवे फ्रॉम द लीजन। तो फ्रंटल आई फील्ड में टूवर्ड्स, PPRF में अवे फ्रॉम द लीजन। तो ये हो गए सारे ब्रॉडमैन एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्टिकल होम्युनिकुलस। जो कॉर्टिकल होम्युनिकुलस होता है ना, इट इज़ अरेंज वर्टिकली अलोंग द सेंट्रल सर्कस। ये जो सेंटर का सर्कस है उसके वर्टिकली ये अरेंज होते हैं दोनों। ठीक है, आगे जो मोटर था पार्ट, तो अगर आगे हो गया मोटर होम्युनिकुलस, पीछे हो गया सेंसरी होम्युनिकुलस। और ये इसकी ब्लड वेसल्स की तरह इसके कलर्स हो गए, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और बीच में लोअर लिम्ब होता है, सबसे बीच में यहाँ पे टोज, एंकल, नीज वगैरह ये लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है। और देखो जिसका ज़्यादा फाइन मूवमेंट होगी उसे ज़्यादा जगह मिलेगी, तो फिंगर्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जगह मिली हुई है। इसमें हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में कि सेंसेशन इज ऑलवेज परसीव्ड एट द साइट ऑफ द रिसेप्टर रिगार्डलेस वेयर अलॉन्ग द पाथवे द स्टिमुलस अकर्स। दोबारा, सेंसेशन इज ऑलवेज परसीव्ड एट द साइट ऑफ रिसेप्टर रिगार्डलेस ऑफ वेयर अलॉन्ग द पाथवे द स्टिमुलस अकर्स। ठीक है, तो जो सेंसेशन होती है वो बंदे को हमेशा रिसेप्टर पे फील होती है, जहाँ उसका रिसेप्टर है। अगर हम उसके पाथवे में भी उसको कहीं पर भी स्टिमुलेट करेंगे फिर भी उसकी सेंसेशन रिसेप्टर पे ही जाके फील होएगी। ठीक है, आफ्टर एम्पुटेशन स्टिमुलस ऑफ द रिमेनिंग नर्व स्टम्प जो है, अगर तो एम्पुटेशन होगी लेकिन उसके लिए जो नर्व जा रही थी हम उसके नर्व के स्टम्प के रास्ते में उसको कहीं पर भी स्टिमुलेट कर दें, पेशेंट फील्स पेन इन द मिसिंग लिम्ब, उसे मिसिंग लिम्ब में ही पेन फील होएगी। इफ़ वी टच एनीवेयर इन द कोर्स ऑफ द नर्व द पेन विल बी फेल्ट इन द पेन जो कि ब्रेन फेल्ट करेगा वो वहीं पे करेगा लिम्ब में। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। उसने अपनी पेन को उसी जगह पे प्रोजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी, S1 रीऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी सेंसरी कॉर्टेक्स रीऑर्गेनाइजेज आफ्टर द लॉस ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। आफ्टर हैंड एम्पुटेशन फेस एरिया एक्सपैंड्स इनटू द हैंड एरिया। टचिंग फेस सेंसेशन इज फेल्ट इन द फैंटम हैंड। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो किसी ने का हैंड कट गया, अब यहाँ पे ये एरिया तो हैंड का था तो अब इसका फेस ही रीऑर्गेनाइज कर लेगा कि अच्छा ही चला गया, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, वो ब्रेन में अपने आप को ऐसे रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम वो फेस का वो वाला सॉरी हैंड का एरिया था, तो अगर हम उसके फेस को टच करेंगे ऐसे लगेगा उसे कि फैंटम हैंड में टच कर रहे हैं। फैंटम मीन्स नकली, तो उसे हम फैंटम लिम्ब बोलते हैं। फैंटम लिम्ब पेन क्या होते हैं कि अगर एम्पुटेशन होगी तो फिर हमें वहाँ पे भी सेंसेशन, पेन, टच ये सब फील हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन द पेन इज फेल्ट इन द मिसिंग लिम्ब, और एक कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी की वजह से, जिसमें क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल रीमैपिंग सस्टेन्स दी सेंसेशन। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे स्ट्रोक की अप्रोच।
ये तो तुम्हें आती है, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है? एक्यूट एकदम से होने वाला फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है, जो एक जगह पे होते हैं ऑफ वैस्कुलर ओरिजिन। इट इंक्लूड्स इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। दो तरह का होता है, इस्कीमिक और हेमरेजिक। इसमें हमें रैपिड रिकॉग्निशन करना होता है स्ट्रोक की, जिसे हम बोलते हैं फास्ट। सबसे पहले हम फेस को देखेंगे कि एक साइड का ड्रूपिंग तो नहीं हो रहा फेस में, आर्म में वीकनेस तो नहीं आ गई, स्पीच स्लर्ड है या एफेजिया है। टाइम, कॉल इमरजेंसी इमीडिएटली इन स्ट्रोक बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन, ठीक है। तो उसे फटाफट से हमें अगर अपने ब्रेन को बचाना है तो हमें जल्दी से जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। एक होता है स्ट्रोक का कम वाला वेरिएंट, दैट इज़ TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें क्या होता है, ये ब्रीफ होता है और ये रिवर्सिबल होता है। स्ट्रोक इज़ इरिवर्सिबल पर TIA इज़ रिवर्सिबल। नो इन्फेक्शन ऑन MRI, ठीक है। इसमें हमें MRI DWI पे कुछ नहीं मिलेगा। हाई रिस्क ऑफ फ्यूचर स्ट्रोक जो है वो हम पर हाँ, जिस बंदे को TIA होगा उसे फ्यूचर स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम उसे कैसे असेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ABCD2 स्कोर। तो हमें याद रखना है ABCD2 स्कोर है TIA के लिए। एज क्या होती है उस बंदे की? मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स 1 पॉइंट। BP अगर 140/90 से ज़्यादा है तो 1 पॉइंट। C से क्लिनिकल फीचर जैसे कि स्पीच डिस्टर्बेंस है 1 पॉइंट, यूनिलेटरल वीकनेस है तो 2 पॉइंट्स। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स अगर 10 to 60 मिनट्स है 1 पॉइंट, मोर देन इक्वल टू 60 मिनट्स है तो 2 पॉइंट्स। डायबिटीज़ मेलाइटस 1 पॉइंट, ठीक है। सो ABCD2, एज, BP, क्लिनिकल फीचर्स, ड्यूरेशन, डायबिटीज़। इससे पता लगेगा कि इस TIA वाले बंदे को आगे स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं। चलो TIA को साइड करो, अब स्ट्रोक की बात करते हैं। स्ट्रोक में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? NCCT हेड। हमेशा बंदे का हम नॉन कंट्रास्ट CT हेड कराएंगे, लेकिन जो बेस्ट या मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या होती है? MRI, DWI, MRI, ठीक है, टू रूल आउट हेमरेज को रूल आउट करने के लिए। अब हमारे पास क्या होता है कि अच्छा चलो NCCT हेड करा लिया, है ना। NCCT हेड पे कभी भी इस्कीमिया नहीं दिखता, NCCT हेड पे हमेशा हेमरेज दिखता है। तो हम हमेशा वो हेमरेज देखने के लिए टेस्ट करा रहे हैं कि अच्छा हेमरेज आ गया, हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज नहीं आया तो मतलब कि हमने एज्यूम कर लिया कि वो इस्कीमिक स्ट्रोक होगा, ठीक है। तो हेमरेज हो गया तो हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? प्यूटामिन ब्लीड इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है। प्यूटामिन की ब्लीड होती है सीन विद हाइपरटेंशन। प्यूटामिन का ब्लीड होता है मोस्ट कॉमन, और हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज या फिर मोस्ट ऑफ द कॉज ये हमेशा क्या होता है? हाइपरटेंशन। इसमें डेंस हेमीप्लेजिया हो जाता है, सो इंटरनल कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, अवॉइड रैपिड ओवर करेक्शन एंड मे रिड्यूस द सेरेब्रल परफ्यूजन। नो हीमरेज अगर है मतलब इस्कीमिक स्ट्रोक है तो फिर हमें NCCT करके देखेगी। वो क्या करेंगी? NCCT ब्रेन जो है वो शो करेगी इस्कीमिक स्ट्रोक इन द MC टेरिटरी। मतलब चलो इसमें फोटो में दिख नहीं रहा, बट हाँ ये हमारे आगे होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो फिर वो बता देगी कि हाँ भाई कहाँ पे ये है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका क्या है? MRI विद DWI विच शोज डिफ्यूज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन, सॉरी। अगर डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन दिखेगी हमें तो वो MRI इसकी है, स्ट्रोक की। अब हमें इस पे MRI पे ये क्या क्यों दिखता है स्ट्रोक? क्योंकि इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक अडीमा हो जाता है। सो साइटोटॉक्सिक अडीमा हमें NCCT पे दिखता है, वो भी एकदम से नहीं दिखता, कुछ टाइम बाद दिखता है, जब 1-2 घंटे निकल जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हम 1-2 घंटे बाद CT कराएंगे और उसी बंदे का अगर 4 घंटे बाद CT कराएंगे तो 4 घंटे बाद हमें और बेटर अडीमा दिखेगा। तो इनिशियली तो इस पर कुछ नहीं दिखता क्योंकि ये एडीमा बताता है, नॉट एग्जैक्टली इस्कीमिया एकदम से। मैनेजमेंट क्या होती है इस्कीमिक स्ट्रोक की? सबसे पहले की मैनेजमेंट आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था? एक विंडो पीरियड होता था, विदिन 4.5 आवर्स अगर बंदा आ गया तो हम उसकी थ्रोम्बोलाइसिस कर देंगे। उसमें हम क्या देंगे पेशेंट को? IV अल्टीप्लेज, दैट इज़ 0.9 mg/kg। इसकी डोज याद रखनी है 0.9 mg/kg, जिसमें 10% हम इसको बोलस देंगे विदिन 1 मिनट, 90% इन्फ्यूजन देंगे अगले 1 घंटे के लिए। तो ये होगी थ्रोम्बोलाइसिस, पर वो 4.5 आवर्स में ही करनी है। अगर बंदा 4.5 आवर्स के बाद आया या फिर उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है थ्रोम्बोलाइसिस की, तो हम उसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करेंगे। तो इसलिए अब क्या फ़र्क पड़ा कि इन्होंने ना पहले 4.45 आवर के लिए बहुत रिजिड थे, अब इन्होंने इसको एक एक्सटेंडेड विंडो पीरियड भी निकाल दिया, दैट इज़ 4.5 आवर टू 9 आवर्स में, उन पेशेंट्स के लिए जिसमें कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ अभी भी थ्रोम्बोलाइसिस दिया जा सकता है, कोई पेनम्ब्रा, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है लेकिन पेनम्ब्रा है, कुछ है, तो मतलब उन लोगों में अभी भी उन्होंने एक टाइम को एक्सटेंड कर दिया थ्रोम्बोलाइसिस के लिए। तो वो एक अपडेट है, अपडेट मैं बाद में कराऊंगी, पहले मैं इसे पहले वाला ट्रीटमेंट आपको बता देती हूँ कि क्या करना है।
थ्रोम्बोलाइसिस IV अल्टीप्लेस 0.9 mg पर केजी, इसमें 10% बोलस 1 मिनट के अंदर, 90% इन्फ्यूजन 1 आवर के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कभी नहीं करना। अगर बीपी 185/110 से ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही बीपी है, तो थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना, हिमरेज हो जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग डायस्थेसिस है, ठीक है, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है बंदे को, रिसेंट हेड इंजरी या इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, मेजर सर्जरी हुई है 2 वीक्स के अंदर, ये वीक्स भी याद रखने हैं, GI ब्लीड हुई है 3 वीक्स के अंदर, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें 1/3 MCA टेरिटरी इन्फाक्ट है अगर NCCT पे, तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है थ्रोम्बोलाइसिस। क्यों? अगर 1/3 से ज़्यादा MCA टेरिटरी इन्वॉल्व होगी ना, तब भी वो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, बट एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि भाई इसमें, क्योंकि वो होता है कि हायर रिस्क है, हेमरेजिक बन सकता है वो, हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। इसमें एस्पेक्ट स्कोर होता है < 4, अगर तो एस्पेक्ट स्कोर जितना कम है उतना इन्फाक्ट से ज़्यादा होता है, तो हम एस्पेक्ट स्कोर से देख लेते हैं। तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बता दिया। अब अगर वो विंडो पीरियड के बाद आया बंदा, मतलब 4.5 आवर्स के बाद, तो हम क्या करेंगे, उसकी CT एंजियोग्राफी और CT परफ्यूजन निकाल के पहले चेक करेंगे। परफ्यूजन में हम क्या देख रहे हैं, उसका सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम और सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर तो लार्ज वेसल, हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, अगर कोई लार्ज वेसल ऑक्लूजन है या फिर कोई वाइबल पेनम्बरा हमें दिख गया कि हाँ ब्लड फ्लो रिड्यूस थी पर अभी भी वो रिवर्स हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम फ्लो रिड्यूस है पर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है बिकॉज ऑफ डायलेटेड आर्टरीज, क्या हो गया, आर्टरीज की डायलेटेशन होगी, ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया, लेकिन ब्लड वॉल्यूम अभी भी नॉर्मल है, तो हमें अब उसको अभी भी बचाया जा सकता है, तो हम उसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करेंगे, ठीक है। CT परफ्यूजन स्कैन, सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल, ये जो होता है पहले होता क्या है, रिएक्टिव वेजोडाइलेशन के वॉल्यूम और फ्लो का ना मिसमैच हो जाता है, पर अगर वॉल्यूम प्रिजर्व्ड होती है पेनम्बरा, तो वो पेनम्बरा होता है कि हम उसे अभी भी बचा सकते हैं। अब जो अभी इन्होंने चेंजेस करे हैं हम पहले वो करेंगे, ठीक है। एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि पहले तो हमें ये तो सेम ही है कि आके इमीडिएटली NCCT करना है, हेमरेज रूल आउट करना है, एडवांस भी अब ये तो आ गया। अब एक एक्सटेंडेड विंडो आ गई है 4.5 to 9 आवर्स की, ठीक है, और हम डिटेक्ट करते हैं पेनम्बरा सैल्वेजेबल टिश्यू, ठीक है। तो अब एक्सटेंडेड विंडो हो गया 4.5 to 9 आवर। अब IV थ्रोम्बोलाइसिस जो हम करते हैं उसमें की अपडेट क्या है कि पहले हम एल्टीप्लेज यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ, अब हम कहते हैं कि हम टिनेक्टिप्लेज भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज टिनेक्टिप्लेज इज इक्वल ऑल्टरनेटिव टू एल्टीप्लेज, वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है। एल्टीप्लेज की डोज कितनी थी, 0.9 mg पर kg, टिनेक्टिप्लेज की 0.25 mg पर kg, ठीक है, मैक्सिमम 25 mg दे सकते हैं। तो इन दोनों की डोज याद होनी चाहिए, 0.9 mg पर kg, 0.25 mg पर kg, 25 मैक्सिमम। टाइम विंडो 0 to 4.5 से अगर बंदा आ गया तो ठीक है, इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोलिसिस ASAP दे दिया। अगर 4.5 to 9 आवर में आया या फिर वो वेकअप स्ट्रोक के साथ आया, तो फिर हम उससे में सिलेक्टेड पेशेंट्स को हम देते हैं ये, क्योंकि हम उसमें चेक करते हैं कि हाँ परफ्यूजन मिसमैच है, पेनम्बरा है, क्या है कि हमें देना चाहिए या नहीं, क्लिनिकली डिसाइड करके हम उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सी दे दी कि हाँ भाई अगर तुम्हें लग रहा है हम 9 आवर्स में भी दे दो। पर अगर नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक होता है ना, मतलब कि वो उसने डिसेबल नहीं किया, बंदे के पैरालिसिस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वन साइड ऑफ द बॉडी चल ही नहीं रही, ऐसा कोई बड़ी डिसेबलमेंट नहीं आई है, अगर उस स्ट्रोक में सिर्फ फेस की ड्रूपिंग हो गया, कुछ हल्का फुल्का है, तो उसमें हम फालतू में थ्रोम्बोलिसिस नहीं देते, क्योंकि ये रिस्की होता है, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस नहीं देना, उसमें हम सिर्फ DAPT यूज़ करेंगे, दैट इज़ डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे, ठीक है। सो नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक में डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल फॉर 21 डेज, देन सिंगल एजेंट। तो ये एक अपडेट हो गया। उसके बाद एक हमने पढ़ा था कि फिर मैकेनिकल मेथड में एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी, ठीक है, ये कब करते हैं हम, लार्ज वेसल ऑक्लूजन में। अगर तो क्या कहते हैं हम इसे 0 to 6 आवर्स में करें तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ठीक है। 6 to 24 आवर्स में कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में करेंगे। लार्ज वेसल है तो बेसिलर आर्टरी ऑक्लूजन है तब भी ये करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंटीप्लेटलेट थेरेपी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें और कुछ खास है नहीं है, ठीक है। अब देखो वेकअप स्ट्रोक क्या होता है। वेकअप स्ट्रोक होता है कि अगर बंदा सोते उठे ही उसने एकदम से वीकनेस के बारे में बताया, पेशेंट वेक्स अप विद डेफिसिट, लास्ट सीन नॉर्मल, बिफोर स्लीप। लास्ट सीन नॉर्मल कब था, बिफोर स्लीप। और एक अननोन ऑनसेट या डिलेड प्रेजेंटेशन क्या होता है कि 4.5 to 9 आवर्स के बीच में आया, लेकिन फ्रॉम लास्ट सीन वेल, ठीक है।
तो जब बंदा सोया है, हमें पता नहीं है कि वो कब से उसमें वीकनेस आ रखी है, तो हम उसका टाइम तब से लेते हैं जब से वो लास्ट सीन वेल था, मतलब सोने से पहले, ठीक है। तो फिर हम उसे क्या करेंगे जी, AMRI वगैरह के बारे में बता दिया, पेनम्ब्रा, एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी बता दिया, 0 to 6 आवर में सब लार्ज वेसल वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं, 6 to 24 आवर्स में सिलेक्टेड पेशेंट्स एलिजिबल हैं। व्हाट नॉट टू डू, बीपी बहुत ज़्यादा लोअर नहीं कर लेना, ठीक है। हमने बीपी मैनेज करना है बंदे का, लेकिन उसे 180 से 105 के बीच में रखो, ठीक है। इतना एग्रेसिव लोअरिंग नहीं करना कि हमें 140 से भी कम चाहिए ही चाहिए। ग्लूकोज का भी सेम है, टाइट कंट्रोल नहीं करना, 80 to 130, इतना ज़्यादा भी ये नहीं है कि नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा उसको। अब पीडियाट्रिक के बारे में उन्होंने बता दिया, पहले पीडियाट्रिक्स के बारे में अलग से स्ट्रोक की वो नहीं थी, अब इन्होंने बोला कि अगर बच्चों में स्ट्रोक होता है, हम उसमें MRI प्रेफर्ड ये जो भी करते हैं, अगर CT अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों में थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कैन बी कंसीडर, सेफ्टी ओके है, एफिकेसी का पता नहीं बट हाँ कर सकते हैं, है ना। एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी जो हम कर रहे थे, ये भी हम बच्चों में कर सकते हैं, लेकिन मोर देन इक्वल टू 6 ईयर्स के बच्चों में कर सकते हैं, अप टू 24 आवर्स इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये हम समराइज करते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। बेस्ट थ्रोम्बोलिटिक अब हम इक्वल है, टेनेक्टिव प्लेस, एल्टी प्लेस दोनों है। गोल्डन विंडो हमारे पास 4.5 आवर्स की है, पर एक एक्सटेंडेड विंडो है जो अप टू 9 आवर्स होती है फॉर इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोलिसिस एंड 24 आवर्स होती है फॉर वो एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी। माइनर स्ट्रोक के लिए हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते, हम DAPT डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी दे देते हैं बस, ठीक है। लार्ज वेसल ऑक्लूजन की ट्रीटमेंट के लिए हम एंडोवैस्कुलर वो करेंगे, थ्रोम्बेक्टमी करेंगे। बेसलर आर्टरी के लिए भी एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी करेंगे अप टू 24 आवर्स। BP टारगेट क्या है हमारे पास एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस करने के बाद कि भाई हम 140 से कम नहीं करना चाहते, हम उसको 180 से कम भी रख लें तो भी बहुत है, हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कंट्रोल नहीं करना, ग्लूकोज का भी टाइट कंट्रोल नहीं करना। पीडियाट्रिक EVT में क्या है कि कर सकते हैं ओनली आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ बच्चों में, नाउ रिकमेंडेड है कि हाँ तुम उनमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब ये भी वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, चलो GCS के बारे में इसमें रिवाइज हो जाएगा। ग्लासगो कोमा स्केल में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, EVM ये तो पता है, 4 5 6, EVM 4 5 6, E के 4 स्कोर होते हैं, V के 5, वर्बल रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स में 6, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। 4 5 6 ये 0 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू होता है, ठीक है। 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6। इसकी रेंज क्या होती है? 3 से लेके 15। 1 1 1 अगर आ गया तो 3 हो गया, सबके अगर मैक्सिमम जोड़ दो तो 15 हो गया, तो रेंज होगी इसकी 3 to 15। अब आई ओपनिंग में क्या होता है, हम बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे हमेशा इसको, ठीक है। आई ओपनिंग में 4 तक था तो 4 3 2 1, 4 इज स्पॉन्टेनियस आई ओपन होगी, 3 इज़ टू स्पीच, बोलने पे बंदे ने आँख खोल ली, 2 इज़ टू पेन, पेन से आँख खोल ली, 1 इज़ कोई आई ओपनिंग नहीं हुई। वर्बल रिस्पॉन्स में भी 5 4 3 2 1 की भी अगर तो बंदा ओरिएंटेड है तो 5, कंफ्यूज है तो 4, ये याद रखना है, कंफ्यूज है तो 4, 3 है तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है, 2 है तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स निकाल रहा है, 1 में कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। ओरिएंटेड, कंफ्यूज, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, नन। मोटर रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है वो 6 5 4 3 2 1, 6 में ओबेज कमांड, ठीक है, कमांड ओबे कर रहा है, 5 में लोकलाइजेज पेन, 4 में विड्रॉ फ्रॉम पेन, 3 में एबनॉर्मल फ्लेक्शन दैट इज डिकॉर्टिकेट, तो वो होता है मतलब डैमेज अबव रेड न्यूक्लियस। 2 में क्या होता है आर्म एक्सटेंशन डिसेब्रेट, डैमेज बिलो रेड न्यूक्लियस, नो रिस्पॉन्स। मोटर में क्या है, बंदे ने बात मान ली, उसे बोला बाजू हिला, वो हिला रहा है तो वो ओबेज कमांड्स। 5 में क्या है कि वो लोकलाइज पेन, सिर्फ पेन को लोकलाइज करता है कि हाँ दर्द हो रही है। 4 में विड्रॉ फ्रॉम पेन, ठीक है, वो विड्रॉ कर लेगा। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डिकॉर्टिकेट, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, डिसेब्रेट, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बेस्ट GCS क्या होगा 15 on 15, वर्स्ट क्या होगा 3 on 15। अगर GCS 8 से कम है मतलब उसे इंट्यूबेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंट्यूबेशन का फैसला कैसे करते हैं कि अगर GCS 8 से कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक कंपोनेंट इसमें से मोटर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो मोटर रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा चेक करना है हमने। 3 to 15 मतलब माइल्ड ब्रेन इंजरी होती है, 9 to 12 मॉडरेट ब्रेन इंजरी, लेस देन इक्वल टू 8 सीवियर ब्रेन इंजरी। तो दिस वाज अबाउट GCS। आगे अभी CNS कंटिन्यू होगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है।